हेलो हाय गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है सीटेट ईवीएस का, ये हमारा ईवीएस का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट ईवीएस का किया है और सीडीपी हिंदी संस्कृत इसके प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं हम। तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप लोगों को मतलब ये पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, किस प्रकार पूछे जाते हैं क्वेश्चन पूछे जाने का जो तरीका है वो किस प्रकार है। तो इसलिए प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन आज का। ईवीएस का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कौन सा है। अगर और हाँ एक बात और, अगर जो बच्चा मतलब जो लोग इंग्लिश में प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो इसमें इंग्लिश टू हिंदी दोनों साथ में ही है, आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है कि जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है। ये तो सही बात है, क्योंकि आपने देखा होगा, अपने ही गांव में देख लीजिए आप लोग, मतलब जो गांव वाले एरिया से होंगे। बहुत पहले मतलब हम अपने गांव की बता रहे हैं। हमारे गांव में घर के मतलब मेरे यहाँ तो नहीं था, पर घर के बगल में एक लोग के पास था कुआं। तो उन्होंने क्या किया, उस कुएँ को मतलब मिट्टी डाल के उस पाट कर उसके ऊपर घर बना लिए हैं, मतलब घर बना हुआ है। तो उसी प्रकार जैसे वहाँ पर कुआं था, मिट्टी पट गया और वहाँ पर समतल ज़मीन होगी। इस प्रकार बहुत सी जगह ऐसी होगी जहाँ पर कुएं और तालाब को मिट्टी डालकर उसे समतल कर दिया गया होगा। तो ये तो पहला ऑप्शन हमारा सही मतलब सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं। पेड़ों और कुओं और आसपास के जमीन क्षेत्रों की ज़मीन अब कोलतार सीमेंट से ढक गई है। हाँ ये भी बात सही है, क्योंकि जब हम लोग मतलब प्लास्टर कर देते हैं ज़मीन को, फर्श को, तो क्या होता है कि जो बरसात का पानी होता है वो रिस कर ज़मीन के अंदर नहीं जा पाता है, इससे भी जल स्तर जो है वो घटता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है कि कुओं का कोई उपयोग नहीं करता है क्योंकि हर घर में टोटियां हैं। ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत होगा। और ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है कि भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लगाए गए हैं। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारे कौन कौन से ऑप्शन सही है, ये सही है, बी और डी, ये बी डी। अब हम देखते हैं किस ऑप्शन में हमारे ये बी डी है। ऑप्शन नंबर ये की बात करें हम तो बी सी और डी दिया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये नहीं है। सी दिया गया है तो सी हमारा गलत है। बी ऑप्शन नंबर बी देखते हैं तो सी डी ये दिया गया, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं तो ये भी डी, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पर्यावरण अध्ययन में संकलनकर्ताओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया? तो इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। अगला ऑप्शन है यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। अगला है यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। और चौथा ऑप्शन है सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। क्यों राइट आंसर होगा? छोटा सा बच्चा है कोई फर्स्ट या सेकंड क्लास में, तो उसे क्या पता है कि ये समाज के बारे में है या मतलब हम पर्यावरण के बारे में बता रहे हैं या विज्ञान के बारे में। वो जो भी चीज़ें देखता है उसको समग्र रूप से मतलब एक ही देखता है कि हाँ ये सारी चीज़ें अलग नहीं है, एक ही हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? तो अब पहला ऑप्शन हमारा आबू धाबी है, दूसरा बर्लिन है, तीसरा थिम्पू है, चौथा काबुल है। अगर हम रेत की बात करें मतलब ऐसे इलाके की बात की गई जहाँ पर रेगिस्तान हो, ठीक, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि अबू धाबी में केवल रेत ही रेत पाया जाता है। अगर शहर के बाहर आप आएंगे तो केवल चारों तरफ आपको रेत ही दिखाई देगी, और रेत के थोड़ी थोड़ी दूर पर रेत के टीले मतलब या रेत के पहाड़ दिखाई देंगे। वहाँ पर हरियाली नाम की कोई चीज़ होती नहीं, मतलब ना तो हरियाली
हरियाली, ना ही पेड़ पौधे, हाँ केवल खजूर के पेड़ वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। क्यों किया गया है? तो पहला ऑप्शन है बच्चे जो होते हैं परिवेशीय बोध में वृद्धि कर, बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए। अगला ऑप्शन है बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। अगला ऑप्शन है कि उप विषय की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण का संपादन आसान है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी या ए दोनों में से एक सही है। पहला ऑप्शन देखते हैं कि बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए, नहीं ये भी नहीं होगा। अब अगला ऑप्शन है बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्यों राइट आंसर होगा? कि बच्चा जो होगा वो अपने परिवेश में मतलब अपने आस पड़ोस में जो मतलब मुद्दा होगा, मतलब जो चीज़ें होंगी या घटना होगी उसको देखेगा, उससे जुड़ी जानकारी को समझेगा, और उससे चीज़ जो मतलब उससे चीज़ जो संबंधित होंगी उसके बारे में समझ अपनी विकसित करेगा। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान अध्ययन पर्यावरण पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। अगर हम मुख्य जो पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम की मुख्य थीम है अगर इसकी बात करें तो की जो संख्या है वो 6 है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी हमारे 6 थीम जो दी गई है वो 6 कौन कौन सी। पहला थीम हमारा है परिवार एवं मित्र, दूसरी थीम है भोजन, तीसरी थीम है पानी, चौथा क्या है आवास, पांचवी है यात्रा और छठी है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो अगर हम अपने ऑप्शंस देखें तो इसमें से पहला ऑप्शन हमारा आवास, ये तो है। दूसरा है कि हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये भी हमारे 6 थीमों में से एक है। और चौथा है भोजन, ये भी है। लेकिन जो हमारा तीसरा ऑप्शन है ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है कि जो 6 थीम है उसमें से एक नहीं है। तो काम और खेल 6 थीमों में से शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। पूछा गया है कि मतलब इसके जो पूछने का मतलब ये है कि जो बच्चा जो कक्षा 1 और कक्षा 2 में होता है उसे पर्यावरण अध्ययन के लिए मतलब पर्यावरण पढ़ने के लिए अलग से ना तो कोई बुक होती है और ना ही मतलब ये मतलब कोई मतलब जैसे किसी सब्जेक्ट में उसे शामिल किया गया। तो ऐसा है या नहीं है, मतलब इसके बारे में क्या सच है। तो हम सबसे पहले एनसीएफ की बात करते हैं। जो एनसीएफ 2005 है उसमें ये कहा गया है कि जो मतलब क्लास 1 और कक्षा 2 का बच्चा है उसे पर्यावरण अध्ययन के लिए हमें भाषा और गणित के विषय में उसे जोड़कर पढ़ाना है। और मतलब एनसीईआरटी ने अध्यापकों के लिए ये बताया है कि आप बच्चों को किस प्रकार पढ़ाएंगे पर्यावरण, क्योंकि छोटा बच्चा है उसमें अलग अलग सब्जेक्ट कर देंगे तो उतना नहीं समझ पाएगा। अगर आप उसे भाषा के माध्यम से या किसी और चीज़ से रिलेट करके पढ़ाएंगे तो उसे ज़्यादा समझ में आएगी, क्योंकि ये भी छोटा है। तो एनसीईआरटी ने क्या किया है कि अध्यापकों के लिए एक पुस्तिका बनाई है जिसका नाम है ईवीएस स्किल्स थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स इन इजीली ग्रेड्स। ठीक, इस पुस्तक का इस पुस्तक को प्रकाशित किया है जिसमें भाषा तथा गणित के ऐसे क्रियाकलाप दिए गए हैं जिससे शिक्षकों बच्चों को पढ़ाने में आसानी होगी। तो हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारा है कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम में होगा। तो ये जो ऑप्शन है ये हमारा सही है। और भी ऑप्शंस हम देख लेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में पहले ही एनसीएफ 2005 में बताया गया है कि जो बच्चा है क्लास 1 और क्लास 2 का, तो उसे हम जो ईवीएस है किस प्रकार पढ़ाना है, भाषा और गणित के माध्यम से उसे पढ़ाना है। ठीक, अगर हम बात करें अगले ऑप्शंस की तो दूसरा ऑप्शन हमारा है कि क्लास 1 और क्लास 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया, ये तो नहीं बताया गया है। तीसरा ऑप्शन है कि कक्षा 1 और कक्षा 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए एक आसान नहीं है, ये भी गलत है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों को संपादन भाषा के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। बाकी ऑप्शंस जो हमारे हैं ये क्या हैं? गलत है। ऑप्शन नंबर बी, सी एंड
एंड डी। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या होगा, सही होगा। जो छोटे बच्चे हैं क्लास 1 और क्लास 2 के, तो उन्हें हमें पर्यावरण किस प्रकार पढ़ाना है, भाषा और गणित के माध्यम से उन्हें पर्यावरण को पढ़ाना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों की सक्रिय भागीदारी, ये भी है। बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, ये भी है। पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना, ये भी। बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। तो वैसे तो हमारे और सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा जो ऑप्शन मतलब जहाँ से हमें सिलेक्ट करना है कि हमारा ये ऑप्शन सही है, ये देखते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वही हमें लेना है। ठीक, तो बच्चे के ज्ञान को शिक्षक के ज्ञान से जोड़ना, और पहला ऑप्शन है बच्चों की सक्रिय भागीदारी। तो अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो बच्चे की सक्रिय भागीदारी, अगर बच्चा सक्रिय नहीं होगा तो आप उससे सिखा ही नहीं सकते कोई चीज़। अगर सीखने के लिए इच्छुक नहीं है या उसका मन नहीं लग रहा, तो चाहे जितनी कोशिश कर लें आप उसे नहीं सिखा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि बच्चे का जो ज्ञान हो शिक्षक को ज्ञान से जोड़ना, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मतलब आगे देख लेते हैं। अगला है कि पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की, ये भी मतलब हमारे एनसीएफ जो है उसमें ये बात कही गई कि बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए, बच्चे का जो स्थानीय परिवेश विद्यालय से जोड़ा जाए। तो हमारे ये कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, ये सी और डी, ये सी डी हमारे ऑप्शन सही हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर किस में है, तो ये सी डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया है। तो पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बच्चों की सक्रिय भागीदारी जो होती है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। ज्ञान के सृजन के लिए बच्चों का जो क्रियात्मक रूप होता है उसका शामिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई को जो कक्षा की 4 दीवारी उससे बाहर जोड़ा गया है, और उसकी क्षमता का विकास करना, उनके जो अवलोकन की क्षमता होती है, और बाहरी परिवेश जैसे बाग बगीचे तालाब, इनके किरानों का भ्रमण कराना, जिससे इनके जो अनुभव होते हैं वो जोड़ने, इनके जो अनुभव होते हैं उन्हें क्या होता है मतलब इन सबसे उनसे जोड़ने की ज़रूरत होती है। इसलिए क्या होता है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों की जो सक्रिय भागीदारी वो भी ज़रूरी है, और बाहरी ज्ञान को भी जोड़ना है, और उनके जो परिवेश और विद्यालय का परिवेश है उसे भी जोड़ना है। ठीक, अगला ऑप्शन है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है। मतलब हमारे जो ऑप्शन होंगे वो इस प्रकार दिए होंगे कि सारे आपको सही लगेंगे, लेकिन जो मेन होगा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, सिर्फ हमें वही पॉइंट लेना। जैसे अभी अगले क्वेश्चन में हमने देखा कि जो बच्चे का ज्ञान है वो टीचर के ज्ञान से जोड़ना है, लेकिन ये उसमें जो है वो जो जितने महत्वपूर्ण हमारे अलग तीनों ऑप्शन से उतना महत्वपूर्ण वो नहीं है। ठीक, तो अगला ऑप्शन क्या, अगला क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। पाठ्य पुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, कक्षा निर्देशन या किस्से कहानियाँ। ठीक, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो, तो ऑप्शंस देखते हैं। अगर हम पाठ्य पुस्तक का पठन बच्चे से आप मान लीजिए कि वैसे कहना नहीं चाहिए, मतलब कुछ टाइम पहले मैं एक स्कूल में गई थी, मतलब गांव का स्कूल है, बाहर का स्कूल तो पता नहीं छोटे छोटे बच्चे कैसे पढ़ते होंगे, पर हम वहाँ पर गए थे। तो मैंने क्या देखा कि वहाँ पर 7th क्लास में एक मैडम पढ़ा रही थी। उन्होंने क्या किया कि बच्चे मतलब जितने भी बच्चे थे एक एक बच्चे को मतलब पहले सीट से एक बच्चे को खड़ा किया, वो पढ़ा रही थी। उसमें जो संसद के बारे में रीडिंग करवा रही थी, मतलब एक बच्चा खड़ा हो जाए, पढ़ ले, एक पैराग्राफ पढ़े, बैठ जाए। मतलब ऐसा कि कुछ समझ में ना आए बच्चों को, केवल पढ़ा दो, टिक कर दो कि हाँ ये क्वेश्चन आपको करके आना, बस इतना, और कुछ नहीं। बच्चों को ये संसद होता क्या है, इसके अंग कौन कौन से, ये सब कुछ नहीं। बस मतलब हम वहीं पर थे, कम से कम 1-2 घंटे वहीं पर थे, पर उन्होंने बच्चे को मतलब जितने भी टीचर आए हैं 1-2 को छोड़कर मतलब एक कोई भी बच्चों को समझाया नहीं कि हाँ यहाँ से ये होता है, कुछ भी नहीं। केवल मतलब रीडिंग करवा दिए और बोले कि कल लिख के लेकर आना। अब जब बच्चे को आप कुछ समझाया नहीं तो जानेगा क्या भला।
ये अब इतना बड़ा तो हो नहीं गया कि हाँ खुद से वो समझ के पढ़ लेगा। मान लीजिए उसके घर में कोई पढ़ा लिखा ना हो, गांव के इलाके में भी बहुत कम मतलब बढ़ रहे हैं अब सब लोग, मतलब पढ़ने में अब हो रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ बहुत कम मतलब एक दो लोग पढ़े लिखे हैं, वो भी ज़्यादा नहीं कि हाँ बच्चे को बहुत अच्छे से समझा लें। तो उसी प्रकार पहला ऑप्शन हमारा है कि पाठ्य पुस्तक का पठन मतलब कि बस रीडिंग करवा दो, तो ये तो सही नहीं है। ये हमारा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन दिया है शिक्षक द्वारा व्याख्या। अब छोटा सा बच्चा, उसे आप व्याख्या देंगे क्या ही समझ में आएगा उसको। ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। कक्षा निर्देशन ये भी नहीं होगा। किस्से कहानियाँ, छोटा बच्चा है, अगर आप उसे किस्से और कहानियों के माध्यम से सिखाएंगे या चित्र के माध्यम से कोई चीज़ सिखाएंगे या क्रियाकलाप के द्वारा सिखाएंगे तो वो चीज़ें बच्चों को बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप उसे व्याख्या करते हैं या उसे रीडिंग करने के लिए कहते हैं तो ये सब चीज़ें उसके समझ से बाहर हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा होगा ये राइट आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? इसमें नहीं वाले पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पढ़ते हैं तो नहीं छोड़ देते हैं, इससे हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ऑप्शन हमारे हैं कि पर्यावरण अध्ययन जो है वो बाल केंद्रित अध्ययन है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, ये भी सही है। पहला ऑप्शन भी सही है। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, ये देखते हैं अभी। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो होती एकीकृत है, तो ये और बी तो हमारे ऑप्शन सही हैं। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी और डी है उसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें से अगर हम बात करें कि जो पर्यावरण की अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, ये हमारा सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है, जो कहा गया है कि पर्यावरण अध्ययन जो है वर्णन और परिभाषा पर बल देता है, तो ये हमारा क्या है? गलत है। इसमें नहीं पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य है। ठीक, तो पहला ऑप्शन है कि बच्चे की प्रक्रिया कौशलों का आकलन करना, बच्चों को खोजने का अवसर देना, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। चौथा ऑप्शन है बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। तो पहला ऑप्शन देखते हैं कि बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन करना, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही है। ठीक, ये सही हो गया। और आगे देखते हैं, बच्चों को खोजने का अवसर देना, ये भी सही है। बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, मतलब बच्चे को जो आपने पढ़ाया है उसके बारे में अगर बच्चे से आप कुछ पूछ रहे हैं तो उसे अभिव्यक्ति मतलब बोलने का अवसर ही तो दे रहे हैं कि हाँ उसे कितना समझ में आया, जो समझ में आया होगा वो बोलेगा वो, तो ये भी हमारा सही है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया, क्या दिया गया है कि बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद, मतलब विभेद जो है मतलब बांटना है उसे, तुम्हें इतना सीखा उसने इतना सीखा, मतलब उन्हें अलग अलग बांटना, या उनमें ये निगेटिव सब वर्ड है। मतलब सीटेट में जितने भी हमें निगेटिव वर्ड है, या बच्चे को डांटना या क्लास से बाहर करना, किसी से शिकायत करना, इन सब चीज़ों से हमें बचना है। अगर किसी एक ही चीज़ पर बल दिया जा रहा हो तो वहाँ भी हमें बचना है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हम इसमें देखते हैं हमारे कौन कौन से सही हैं, तो ये बी और सी हमारे ऑप्शन सही हैं। अगर हम ऑप्शन डी की बात करें तो ये गलत है। तो हम देखते हैं कि हमारे किस ऑप्शन, हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो सी केवल, ये तो गलत है। बी, सी, डी आ गया तो ऐसे ही गलत हो गया, ये भी सी। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा होगा वो राइट आंसर होगा, क्योंकि हमारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये बी सी, ये सी वाले में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, मतलब खोज के आधार पर, मतलब खोजे और सीखे, जिसे करके सीखना। ठीक, लर्निंग बाय डूइंग पूछा जा रहा है। तो पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षक ही एक स्रोत नहीं है। आगे देखते हैं, यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा। आगे बढ़ते हैं, या शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, या बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी तो वैसे ही हमारा सही है।
आगे हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ऑप्शन है कि पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। ये भी सही, क्योंकि मतलब केवल ऐसा तो है नहीं कि हम बुक से ही केवल पढ़ सकते हैं और शिक्षक के द्वारा ही, मतलब उनकी भी ज़रूरत है हमें, शिक्षक की भी और पाठ्यपुस्तक की भी। लेकिन ऐसे बहुत से स्रोत हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। तो इसके जो ऑप्शंस देखते हैं कौन कौन से होंगे हमारे सही। तो ये तो हमारा सही हो गया। बी देखते हैं कि यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा। ये भी सही है। तो ये और बी हमारे सही हो गए। सी देखते हैं, यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देता है। ये भी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा, सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा, तो ये क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन कौन से हमारे सही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। तो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतन नहीं होना चाहिए। मतलब निम्नलिखित में पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन दिए गए, सहभागिता, याद करना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार। तो हमारे क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, ये वर्ड हमें ध्यान देना है, क्योंकि अभी मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या हम कर रहे हैं। तो अभी हम ध्यान दें कि इसमें नहीं पूछा गया, तो आप लोग ऐसी गलती ना करिएगा, इसमें नहीं पूछा गया। तो सहभागिता मतलब एक दूसरे की सहयोग करना, ये भी ज़रूरी है। याद करना, हमें कोई चीज़ रटना नहीं है। प्रश्न पूछना, ये भी सही है। न्याय और समानता के प्रति सरोकार, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये हमारा क्या है, गलत है। क्योंकि रटना, ना तो बच्चे को हमें कोई चीज़ रटाना है, मतलब रटाने का मतलब याद ही कराना, तो वह रट रट के याद कर लो। ना ही बच्चे को रटाना है, ना ही शिक्षा जो हो शिक्षक केंद्रित होगी, बाल केंद्रित शिक्षा होगी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पर्यावरण, इंग्लिश वाला भी रहने दीजिए। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है। स्व आकलन क्या है, सीखने के लिए समान आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, या सीसी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है ये बच्चे बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। क्योंकि ये जो दिया गया, सीखने के लिए समान आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, या सीसी, तो यहाँ से जो मतलब ऑप्शंस हमारे तो सारे एक ही जैसे लग रहे हैं, तो ये गलत, मतलब यहाँ से क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। तो इसे हमें क्या करना है, ध्यान रखना है कि यहाँ क्या होगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हम लोग। आगे पहले ऑप्शन देखेंगे तब आगे बढ़ेंगे ना। चलिए, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा, सीखने के लिए समान आकलन। ठीक, पर्यावरण अध्ययन में अगर टीचर जो है बच्चे को स्वयं आकलन के लिए अवसर देता है, तो स्व आकलन, वो आकलन क्या कहलाएगा, सीखने के लिए समान सीखने के लिए समान आकलन। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के एक समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह को क्यों बनाता है। पहला ऑप्शन है कि यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। दूसरा ऑप्शन है यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। तीसरा ऑप्शन है समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। चौथा ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण अधिगम एक। अगर हम पहला ऑप्शन देखें, यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, तो ये तो हमारा सही है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, ये भी सही है। और तीसरा क्या है कि अधिगम बिना समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह, ये गलत है, क्योंकि केवल समूह में बैठाकर अनुशासन नहीं बना सकते। तो बच्चा चिल्लाया ना, उससे तभी बच्चा, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो समूह में बैठने के बाद भी चिल्लाते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये और बी हमारा राइट है। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, ये और बी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग।
निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। नहीं पूछा गया, ध्यान रखिएगा। बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना, ये भी सही है। बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने, ये गलत है। बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सॉरी ये सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को हमें कोई चीज़ रटाना नहीं है और ना ही उसको मतलब ये कहना है कि केवल रट लो, मतलब रीडिंग कर लो, मतलब समझो ना, या ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक या संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण, प्रयोग करना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, पहले ऑप्शन देखते हैं। तो ये अगर हम देखें अवलोकन और अभिलेखन, ये तो हमारा सही होगा। मतलब कोई चीज़ ऑब्जर्व करेगा और उसके बाद में उसे क्या करेगा? लिखेगा। और विश्लेषण की बात करें तो ये भी सही है, क्योंकि सी ऑप्शन है। तो पहले बी देखते हैं। अभिव्यक्ति, मतलब जो बच्चा सीख कर लिखा है उसे क्या करेगा? अगर दूसरे को बता रहा है या समझा रहा है तो ये अभिव्यक्ति कर रहा है, मतलब तभी तो ज्ञान की वृद्धि हो रही, तो ये भी सही है। और विश्लेषण करना मतलब एनालिसिस करना, उसके बाद में प्रयोग करना। तो हमारा जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? तो ये बी और सी, डी नहीं सही है हमारा। प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंटेशन, ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बच्चा जो है अगर कोई चित्र को मतलब पढ़ रहा है, समझ रहा है, तो अवलोकन करेगा, फिर मतलब जो भी उसको समझ में आया वो लिखेगा, उसके बाद में उसकी मतलब वाचन करेगा, अभिव्यक्ति करेगा, दूसरों को समझाएगा या बताएगा, उसके फिर विश्लेषण करेगा, उसके बाद में क्या करेगा? निष्कर्ष निकलेगा, प्रयोग हो गया व्यक्ति के आगे। हमारा क्वेश्चन ऑप्शन कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है? पहला ऑप्शन है अवलोकन, दूसरा है जांच सूची, तीसरा अभिविन्यास और चौथा है लिखित प्रश्न। तो जो रेटिंग स्केल है, अगर इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानें तो रेटिंग स्केल जो होती है अवलोकन तकनीकी का उपयोग होता है। रेटिंग स्केल में किस तकनीक का उपयोग होता है? तो अवलोकन तकनीकी का उपयोग होता है। निर्धारण मापनी एक यंत्र, जो ये रेटिंग स्केल है, एक यंत्र जिसमें निर्धारित की जाने वाली वस्तु को संख्यांक निर्दिष्ट किया जाता है। निर्धारण मापनी जांच सूची के समान है, परंतु इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब सूक्ष्म विवरण की आवश्यकता होती है। जो रेटिंग स्केल है, इसका प्रयोग हम कब करते हैं? सूक्ष्म विवरण की जब हमें आवश्यकता होती है तो इसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, अवलोकन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। झूम खेती के बारे में पूछा गया। अगर आप लोगों ने अभी झूम खेती के बारे में नहीं पढ़ा है तो वीडियो चैनल पर डाली हुई है, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि झूम खेती से क्वेश्चन हमारा हमेशा बनता है हमारे एग्ज़ाम में। तो प्रश्न देखते हैं हम लोग। झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह एक फसल प्राप्त करने या काटने के बाद जमीन को कुछ साल के लिए ऐसे छोड़ दिया जाता, तो ये तो सही है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। इस जगह जो बांस या खरपतवार उग जाते हैं उसे उखाड़ कर जला देते हैं, ये हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है। उसे उखाड़ते नहीं है, काट कर उसे जला देते हैं या वैसे ही जला देते हैं। ठीक, और ऑप्शन नंबर सी है कि खरपतवार आदि को जलाने में प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं, ये भी सही है। जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी और डी गलत है, ये और सी सही है। तो किस ऑप्शन में? ये और सी। तो किसी ऑप्शन में नहीं है भाई।
ये और सी, ये डी, बी, सी, डी, डी। दोबारा पढ़ते हैं, शायद कहीं गलत हो गया। एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये तो हमारा सही है। बांस या खरपतवार उग जाता है, उसे उखाड़कर जला देते हैं। और इसमें जो है ऑप्शन नंबर ये और सी हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक, तो हमारे ऑप्शंस में तो दिए नहीं गए हैं, ये डी दिया गया है, तो डी हमारा इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ गहरा जोता गया है। इसमें बताया गया है कि जब मतलब बीज का छिड़काव किया जाता है तो गहरी जुताई की जाती है। गहरी जुताई झूम खेती में नहीं की जाती है, केवल उसमें क्या करते हैं, हल्की सी खुदाई ऊपर ऊपर कर देते हैं और बीज डाल देते हैं। तो ये तो ऐसे ही हमारा गलत हो गया। और बी इसलिए गलत क्योंकि यहाँ उखाड़ कर कहा गया, उखाड़ा नहीं जाता, उसे वहीं गिराकर जो भी होता है वहीं जला देते हैं और जलाने के बाद जो राख होती है उसे खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये सी होना चाहिए। तो इसमें किसी ऑप्शन में दिया नहीं गया, तो ऑप्शन नंबर ये दिया गया है, तो डी हम लोग सही मतलब कर देते हैं क्योंकि सी तो है ही नहीं किसी ऑप्शन में। बी सी दिया गया तो बी हमारा गलत है, तो ओनली वन हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया अगला क्वेश्चन कि किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रक्षेपण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिलें, नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं। ये तो मिटा हुआ है भाई, तो चलिए कोई बात नहीं, दिख ही नहीं रहा। चलिए, इकट्ठा करके रखते हैं, वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। मतलब जानवरों को नीचे रखते हैं और जो मतलब लकड़ी होगी या और सामान होगा उसे रखते होंगे। तो अभी यहाँ दिख नहीं रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सभी घरों की छतें समतल होती हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस भाग का है? तो आपने लद्दाख के बारे में पढ़ा होगा, जहाँ पर 2 मंजिले घर होते हैं, नीचे जो होती है वहाँ पर खिड़की नहीं लगी होती, जानवरों को रखते हैं और जो और सामान होता है उसे रखते हैं, और ऊपर वाली मंजिल पर स्वयं रहते हैं। सब्जियों को सुखा लेते हैं गर्मी के महीने में और ठंडी में वही काम आता है। तो ये सब लद्दाख के बारे में बताया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगर लद्दाख दिया गया होता तो वो भी सही था, और जम्मू कश्मीर दिया गया तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हुए रंग हैं। पहला ऑप्शन है हरा और पीला, दूसरा है नारंगी और लाल, तीसरा है काला और सफ़ेद, चौथा है बैंगनी और नीला। तो जो रात में जागने वाले जीव होते हैं उन्हें हर चीज़ काला और सफ़ेद दिखाई देता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, केचुआ को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारण को चुनिए। केचुए जो होते हैं मृत पत्तियों और पौधों को खाते तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है, तो हमारा सही है। केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। देखते हैं अभी इसके बारे में। केचुए जमीन में छेद बनाते जिससे जमीन पीली हो जाती है। केचुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ये और डी तो सही लग रहा है, लेकिन बी सी भी हम दोबारा देख लेते हैं। तो जो बताया गया है केचुआ, तो क्या बताया गया केचुए के बारे में कि खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन ये सही है, बी सही है, लेकिन जो ये ज़मीन पीली हो जाती ये गलत है। तो ये बी और डी किस ऑप्शन में, ये बी और ये बी तो गलत ही है, ये सी और डी। तो देखते हैं, ये सी डी, ये सी डी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो केचुआ होता है उसे किसान का मित्र क्यों कहा जाता है? तो जो केचुआ होता है पत्तियों और पौधों को खाते हैं जिससे उनका जो मल होता है उनसे खाद बनता है, जिसे हम बोलते हैं ना वर्मी कंपोस्ट। तो
वो खाद जो होता है ज़मीन को क्या करता है, उपजाऊ बनाता है। और जो केचुआ होता है ज़मीन में छेद करके तो ये अंदर जाएगा, तो उससे जो हमारी ज़मीन होती है वो क्या हो जाती है, वो मतलब उसमें हवा जो होता है आसानी से आ जाता है और ह्यूमस भी बढ़िया हो जाता है। केचुआ द्वारा बनाए गए छेद में हवा अच्छे से आता है, ज़मीन पीली हो जाती है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन बी है वो केवल गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आंसर वाले में बी सही होगा, ये डी और सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे की चीज़ें बनाते हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। पहला ऑप्शन है कि यह पीतल और तांबे का मिश्रण है। दूसरा ऑप्शन है कि यह तांबे और जस्ता तथा एल्यूमिनियम का मिश्रण है। तीसरा ऑप्शन है यह तांबे और टिन का मिश्रण है। चौथा ये एल्यूमिनियम और तांबे की भांति एक तत्व है। तो अगर हम इसमें राइट आंसर की बात करें कि जो कांसा है किन धातु का मिश्रण है, तो कांसा जो है तांबा और टिन का मिश्रित धातु। कांसा जो है किसका मिश्रण है, तांबा और टिन का मिश्रण है। तो तांबा और टिन किस ऑप्शन में दिया गया है, तांबा और टिन। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा है बिहार, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है केरल। तो टेपियोका इसके बारे में भी मैंने वीडियो डाल रखी है यूट्यूब पे, अगर आप मतलब अपने चैनल पर, तो आप अगर देखना चाहते हैं उससे, या अभी नहीं पढ़े हैं या रिवीजन करना है, वैसे फास्ट रिवीजन के तौर पर मैंने सारी वीडियोस डाल रखी हैं रिवीजन वाली। अगर आप लोग देखने के इच्छुक हैं तो चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि उससे आपका नुकसान नहीं होगा। अगर रिवीजन करना थोड़ा फास्ट करके देख लीजिए। जो मुझसे बहुत बड़ी बड़ी वीडियो नहीं है कि हाँ 1-1 घंटे की हैं, बस 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट ऐसे की हैं, क्योंकि मैंने फास्ट रिवीजन बनाया, मतलब फास्ट रिवीजन कराने के लिए बनाया था सारी वीडियो। अगर देखना चाहते हैं आप लोग तो यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, तो अगर केरल की बात करें हम, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक टेपियोका होता है जिसे उबाल कर किसी भी करी के साथ खाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हमेशा बनते हैं, त्यौहार हो या कुछ भी हो। निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। अगर हम पूर्णिमा की बात करें तो हमारे देश में 2-3 त्यौहार ऐसे हैं जो पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। कौन कौन से? एक होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती, मतलब और सारे हैं, लेकिन अभी हम इन तीनों की बात करेंगे क्योंकि हमारे ऑप्शंस में दिए गए हैं। तो अब हम देखते हैं किस ऑप्शन में है होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। पहला ऑप्शन में क्या, होली, महाशिवरात्रि, गलत। होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस, ऑप्शन नंबर बी में हमारा मिल गया। आगे भी देख लेते हैं। दिवाली तो अमावस्या को मनाई जाती है, ये भी दिवाली, ये भी अमावस्या के मिलाई। तो ये दो तो ऐसे ही हमारे गलत हो गए, और बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। होली तो पूर्णिमा को मनाया जाता है, लेकिन महाशिवरात्रि और बुद्ध जयंती जो है ये पूर्णिमा को नहीं मनाया जाता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन है कि किस राज्यों के समूह में, निम्नलिखित राज्यों के समूह में किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अब इस चीज़ के लिए आप लोगों को मैप देखने की ज़रूरत है, कि मैंने इसमें मैप नहीं डाल रखा, क्योंकि मैप जो है थोड़ा बड़ा दिखाना पड़ता है ना, तो अच्छे से दिखे, पर इसमें हो नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने नहीं लगाया। और अगर आपके पास मैप हो तो आप उसे ज़रूर देखें और देख कर जाएं, क्योंकि मैप से और दिशा से यहाँ से क्वेश्चन एक नहीं 3 या 4 क्वेश्चन बनते। अभी आप खुद ही देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट है ये मैंने प्रीवियस ईयर का, मतलब पहले एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आपके सीटेट में जितने भी ये क्वेश्चन मैंने लिए सारे पूछे जा चुके, मैंने खुद नहीं बनाया है। ठीक, आपको पता भी चल रहा होगा कि मैंने PDF बनाया खुद से, बुक से ही बनाया है। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा, केरल, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और गुजरात। तो अरब सागर की बात की गई है। तो थोड़ा बहुत
तो बना देते हैं, बनेगा नहीं सही से, पर ये तो हमारी बंगाल की खाड़ी हो गई, ये हो गया अरब सागर। तो गुजरात, ठीक। अब हम कैसे करें इसको, चलिए यहाँ कर लेते हैं, 3 ही ऑप्शन दिख रहे हैं हमारे, कोई बात नहीं। कर्नाटक, केरल, गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक। जो इस साइड में है ये अरब सागर से क्या करते हैं, अरब सागर के समुद्र तट पर हैं। गुजरात और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल कहाँ पर हैं, अरब सागर के समुद्र तट पर स्थित है। अब ये किस ऑप्शन में है देखते हैं, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ये तो है नहीं, पश्चिम बंगाल ये भी नहीं है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु है ये भी नहीं है, कर्नाटक, केरल, गुजरात। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। 2 क्वेश्चन हो गए हमारे मानचित्र से, तो इसीलिए हम कह रहे हैं आप लोग मानचित्र देखकर ज़रूर जाएं, ठीक। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। तो झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड जो है वो कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल के पूर्व में, उड़ीसा के उत्तर में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण या पूर्व में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। तो जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, उड़ीसा के उत्तर में। आप हम दोबारा कह रहे हैं मानचित्र आप लोग देख कर जरूर जाइएगा, क्योंकि हाँ अगर हम मानचित्र को अच्छे से पढ़ ले तो हमारा 3 से 4 नंबर एकदम पक्का हो जाएगा, गलत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है सीटेट में, ठीक। यूपी टेट में तो हो सकता है कभी कभार आ जाए, उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है कि निम्नलिखित में क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। तो पेट्रोलियम से जो प्राप्त होता है पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तो एलपीजी, डीजल, मोम, कोल tar, ग्रीस, ये सारे क्या हैं, पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। लेकिन कोयला जो इसमें है ये पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है, जीवाश्म ईंधन है जो जीवों या पेड़ पौधों कई साल तक, मतलब कई साल, हजारों साल तक जब नीचे दबे रहते हैं ज़मीन में, तो उससे कोयला बनता है, पेट्रोल तेल भी बनता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन ये जो है पेट्रोलियम से नहीं प्राप्त होता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 क्वेश्चन हमारे हो गया, आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन मानचित्र से हो गए। अगला क्वेश्चन भी हमारा वही आ रहा, मतलब ये मानचित्र का नहीं है लेकिन ये भी है इसीलिए। अगला क्वेश्चन कि कोई मतलब इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो 2021 में हुआ था सीटेट, उसमें ये वाले क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसी टाइप के थे, बस केवल थोड़ा सा डेट चेंज कर दिया गया था, टाइम चेंज कर दिया गया था। लेकिन इस मॉडल के इस टाइप के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। दिशा वाले भी पूछे गए थे 2-3 क्वेश्चन, मतलब कुल मिला के 4-5 क्वेश्चन आए थे इस प्रकार के। तो प्लीज़ आप लोग मानचित्र देख कर जाइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई लड़का मडगांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 पर बड़गांव से चली तथा अगले दिन 7:15 पर नगर कोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी पूरी दूरी, मतलब जितनी दूरी उसने तय की कितनी थी, 1140 किलोमीटर थी, रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी। अब रेलगाड़ी मान लीजिए 30 जून 2019 को निकली, सुबह निकली 9:45 पर, ठीक। तो रात में भी तो 9 बजे होंगे, तो 12 घंटे तो हमारे यही हो गए, 12 हो गए। अभी 45 को हम बाद में मतलब कर लेंगे, तो 12 हो गए, 12, ठीक। 9 और 9 बजे निकली, 9 बजे पहुंची, 12 हो गए, प्लस 12 9 3 12 होता, 3 इसमें जोड़ दीजिए, प्लस 7, तो एक सेकेंड, 12 घंटा ये हो गए, 3 घंटा ये, तो हो गया कितना, 12 3 15 घंटे हो गए, ठीक। कितने घंटे हो गए, 15 घंटे। अब उसमें से हमें 7:15 पर पहुंचा है, तो 12 15 और 6 घंटे और ले लेंगे हम, क्योंकि 45 और 15 तो है ही है, तो उसको हम जोड़ेंगे, सॉरी 6, 15 और 6 21 हो गया, ठीक। 21 और 45 में से हम 15 घटा देंगे, 30, मतलब 21 घंटा 30 मिनट, ये हमारा क्या हो गया, टोटल टाइम हो गया।
मतलब जो कुल 1140 किलोमीटर जो इसने जो दूरी तय की, उसको कितना समय लगा उसमें, तो 21 घंटा 30 मिनट लगा। कितना लगा, इसीलिए हम मैथ नहीं सॉल्व करवाते क्योंकि इस पर लिखना बहुत दिक्कत करता है लिखने में। 21 घंटा 30 मिनट है। ठीक, ये हमारा पूरा मतलब कुल टाइम हो गया, जितना टाइम लगा। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो टोटल टाइम हमारा मतलब अगर कुल लगा समय कितना हो गया, 21 घंटा 30 मिनट। ठीक, अब रेलगाड़ी कितनी दूरी तय की थी, तो 1140। अब औसत चाल पूछा गया है, तो औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, औसत दूरी, ऐसे बोल दे रहे हैं, इसमें लिखा नहीं जा रहा सही से। औसत दूरी कितनी है, तो 1140, मतलब कि औसत दूरी बटे औसत समय, तो समय कितना लगा था, 21 घंटे 30 मिनट। ठीक, अगर इसको हम कट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 53.52। ठीक, तो कितने किलोमीटर हो गए, इसको मान लेते 53 किलोमीटर प्रति आवर्स, मतलब कि 53 किलोमीटर प्रति घंटा। जो उसकी चाल थी, 1 घंटे में वो कितनी दूरी तय करती थी, 53 किलोमीटर रेलगाड़ी अपनी दूरी तय करती थी 1 घंटे में। ठीक, तो इस प्रकार भी हमारे क्वेश्चन होते हैं। मैं मैथ का प्रैक्टिस सेट इसीलिए नहीं लगवाती हूँ क्योंकि इस पर सॉल्व करना बड़ा दिक्कत, हाथ से एक तो लिखते हैं, अभी मोबाइल से ही हम मतलब अपलोड करते हैं वीडियो, तो उस पर लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसीलिए हम मैथ नहीं सॉल्व करवा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट नहीं लगवा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो 53 किलोमीटर प्रति आवर होगा, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आशा करती हूँ समझ में आया होगा क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रही थी आपको समझाने की, और आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो एक बार आप लोग खुद से भी सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, और फॉर्मूला तो बताए दिए हैं, औसत दूरी बटा औसत समय। अगर औसत दूरी तो दिया ही गया है 1140 किलोमीटर, और कुल समय की अगर बात की जाए तो 9 बजे निकली थी 9:45 पर, तो पहले 45 और 15 छोड़ दीजिए, और जो 9 और 7 के बीच में जो टाइम था उसको जोड़कर 45 में से 15 माइनस कर दीजिए, तो 21 घंटा मतलब 21 घंटा 30 मिनट आ जाएगा। ठीक, फिर उसको सूत्र पर रख दीजिए, फिर उसको मतलब काट के फिर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों मतलब आदिवासी की खेती के लिए ज़मीन जो है ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक अथवा इकाई में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टिन क्या है, वह भूमि जिस पर कोई एक किसान 1 टिन बोता है, ये तो सही है। वह भूमि जिससे कोई किसान 1 टिन बीज उत्पन्न करता है, ये नहीं है। ऐसा वह भूमि जहाँ मतलब 1 टिन भर के अनाज दिया जाता है किसान को, और वह बीज जितनी ज़मीन पर बोई जा सकती है उतना ज़मीन उस किसान को मिल जाती है। ठीक, तो परमानेंट नहीं होता, जैसे इस बार आप किए तो अगली बार कोई और करेगा, इस प्रकार होता है। अगला ऑप्शन है कि यह भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों किसानों के लिए की जाती है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये और सी हमारा सही है। वह भूमि जिसकी बीमाएँ 100 m×100 m है, मतलब कि अगर इसके हम राइट आंसर देखें, मतलब इसमें सही जो है सबसे सटीक आंसर जो है वो कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ये है। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये, वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है, वही क्या होता है कि टिन, जिसे मतलब टिन खेती से कहते हैं, या मात्रक खेती भी कह देते हैं, लॉटरी खेती भी कहते हैं। तो जो अभी हमने बताया कि उस पर किसान को इतना बीज, जैसे 1 टिन बीज किसान को दिया गया, और वो टिन में जितना बीज था, जितने ज़मीन पर बोया गया, इस साल उस किसान की उतनी ज़मीन है, उतने पे अपनी खेती करेगा, पूरा कर सकता है। लेकिन ये नहीं कि हाँ अगर आज इस बार आपने बोया तो मतलब ये अब आपकी हो गई, ऐसा नहीं होता है। उस पर क्या होता है कि
इस बार आप बोएं तो अगली बार कोई और बोएगा, तीसरे साल कोई और बोएगा। इस प्रकार की यहाँ पर खेती होती है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। ये वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है और ये 3 क्वेश्चन मतलब कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार के। तो ये भी दिशा वाला ही है। तो हम देखते हैं किस प्रकार आपको क्वेश्चन पूछा गया। हम पढ़ते रहेंगे और सॉल्व करते रहेंगे। आप एक्स पर स्थित हैं और आपका जो विद्यालय है, मान लीजिए आप जो हैं यहाँ पर हैं, ठीक। आपका विद्यालय, आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं, अतः आप पहले ये पर जाते हैं जो यक्स के ठीक उत्तर में है। तो उत्तर ऊपर ही तो है। तो आप यहाँ आए, कितनी दूरी आए, 30 किलोमीटर आए, यहाँ पर पहुँचे ये पर, ठीक। उसके बाद में फिर बी पर आप जाते हैं, ये के ठीक पश्चिम में, तो पश्चिम इधर है। तो आप यहाँ आ गए बी पर, कितनी दूरी तय की आपने, 40 किलोमीटर। फिर क्या है कि फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में है। फिर आप उत्तर गए, 30 किलोमीटर गए सी पर। फिर अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुँचे सी के ठीक पश्चिम में। फिर आप इधर गए, कितना गए, 40 किलोमीटर। मतलब ये रहा आपका विद्यालय और ये रहा आपका घर, ठीक। अब पूछा गया है कि जो आपका विद्यालय है, आपके विद्यालय के सापेक्ष जो आपकी घर की दिशा है वो कौन सी है। अब आप पश्चिम दिशा में हैं और आपका जो ये पश्चिम दिशा है और ये है पूरब, ये है दक्षिण, ये है उत्तर, ठीक। तो आप पूरब और दक्षिण के बीच में है ना, यहाँ पर ये रहा पूरब, ये रहा दक्षिण और ये रहा पश्चिम। ये पश्चिम में है ही है, ये रहा उत्तर। तो आप जो हैं ये कहाँ पर हैं, पूरब और दक्षिण के बीच में। तो आपके जो घर की दिशा है वो कौन सी, दक्षिण और पूर्व है। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, पहले ये हम देखते हैं, दक्षिण और पूर्व। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से समझा लूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगर आपको एक बार देखने में समझ नहीं आ रहा तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए प्लीज़। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग ज़रूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है और हमेशा बनता है। अभी यहाँ एक्स वाई करके दे दिया गया, अब अगली बार कुछ और ABCD करके दे दिया जाएगा या कुछ और दे दिया जाएगा। मतलब ये मान लीजिए कि हमेशा बनता है, मैप से, दिशा से हमेशा क्वेश्चन बनता है, ठीक। तो ये रही आज का जो हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और जितने भी क्वेश्चन थे सब प्रीवियस ईयर के थे। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो और समझ में आ रहा हो, और सबसे बड़ी बात यह कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। प्लीज़ आप लोग कमेंट किया करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि मुझे भी पता, अब ऐसे हम पढ़ा रहे हैं, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आए, अच्छे जितना हो सके मैं उतने अच्छे से समझाऊं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको ना समझ में आ रहा है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो थोड़ा छोड़ दे रही हूँ मैं, या कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग प्लीज़ जो बताया करें, कोई बात नहीं, अगर कुछ कमी हो या कुछ और सुधारा जा सकता है तो वो भी आप लोग बताएं कि हाँ ऐसे नहीं, आप ऐसे अगर पढ़ाएंगे या ऐसे समझाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि सबका समझाने का जो तरीका होता है अलग होता है और समझने का भी अलग होता है। बहुत से बच्चों को बहुत से टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं पर नहीं समझ में आता। उसी प्रकार अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, कहीं से कुछ भी हो या कुछ नया आपको पढ़ना हो या कोई अलग टॉपिक ऐसा हो जो आप लोग पढ़ना चाह रहे हो, नहीं पा रहे हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी हो। प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें। आप शेयर करें ना करें, लेकिन कमेंट ज़रूर करें। और अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुंच जाया करे। और एक बात और, बीच में मैंने वीडियो नहीं डाली थी, 2 दिन नहीं डाली, तो कुछ कारण था इसलिए नहीं डाल पाए, इसके लिए आई एम सॉरी। और तो आज की हमारी जो क्लास थी यहीं तक थी। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ भी होगा कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में। बाय बाय।